ये होगी में तुम्हारा फोर्थ यूनिट, जिसमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का टॉपिक स्टार्ट किया था, थर्ड टॉपिक। और इसमें अपने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और ये है वेरियस लेवल्स ऑफ कल्चर। अब ये जो, अगर एमसीक्यू पूछे जाते थे ना जब, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए। और ये अभी भी आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो नेशनल कल्चर, जो तुम्हारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होता है ना, वो कल्चर अपने नेशनल कल्चर बोलते हैं। इसका मतलब पूरे देश का कल्चर, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल पॉपुलेशन उसको फॉलो करती है। और पीपल विद द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर, जिनके पास पावर ज्यादा है, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। नाउ मोर ओवर द नेशनल कल्चर डिटरमाइंस द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड द बिजनेस लैंग्वेज ऑल्सो। अब नेशनल कल्चर किस तरह की एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे अंदर है ना, वो भी इसमें कवर हो जाती है। अब साथ में ये लिखा गया है कि इंटरनेशनल मैनेजर, उसको ये सोचना पड़ता है कि जिस कंट्री में वो काम करने जा रहा है उस कंट्री का कल्चर कैसा है, तो इसको क्रॉस कल्चर एनालिसिस बोलते हैं। क्रॉस कल्चर का मतलब, मैं अगर समझो जापान के अंदर कोई काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो वहां के कल्चर को मुझे समझना पड़े। तो मेरे कल्चर को तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनके कल्चर को समझ रहा हूँ, इसको क्रॉस कल्चर एनालिसिस बोलते हैं। फिर बिजनेस कल्चर। सो बिजनेस कल्चर इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी नियम, वैल्यूज एंड बिलीफ। बिलीफ यानी तुम्हारी क्या, बिलीफ यानी मान्यताएं, विच आर रिलेटेड with various aspects of business. It shows the correct and acceptable ways of conducting business in a society. मतलब बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हारा सही तरीका कौन सा होना चाहिए। यूजुअली द बिजनेस कल्चर इज अफेक्टेड बाय नेशनल कल्चर। अंडरलाइन करो इसको, कि बिजनेस कल्चर को अफेक्ट कौन करेगा, नेशनल कल्चर अफेक्ट करेगा उसको। दिस इज बिकॉज इन एनी सोसाइटी business is closely related with its cultural values, norms and belief. For example, the priority given to age, and security, role expectation of women in family etc. हमें ने सबसे पहले एज को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद में जॉब की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद में हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि फीमेल्स अगर काम करे भी, तो भी घर के अंदर तो उनको फैमिली की ड्यूटीज को पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये बिजनेस कल्चर ध्यान में रख के सेट किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है ऑक्यूपेशनल कल्चर। तो ये ऑक्यूपेशनल कल्चर रिप्रेजेंट करता है नॉर्म्स, values, beliefs and expected ways of behaving in of people इन द सेम ऑक्यूपेशनल ग्रुप, यानी सेम लेवल पे। जैसे कि सबके सब अगर समझो कि लॉयर्स है, तो लॉयर कैसे बात करेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है कि फिजिशियंस है, लॉयर्स है, अकाउंटेंट है, उन सबका खुद का एक कल्चर होता है। वो खुद का अलग अलग कल्चर वो लोग फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। It represents the beliefs, attitudes, and norms which are shared by the employees of organization and knit the organization. ये ऑर्गेनाइजेशन को नीट करना मतलब बांधता है। और इसमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। तो पहले तो मैकेनिस्टिक कल्चर है। देखो, मैकेनिस्टिक कल्चर में ने क्या देखा जाता है, ब्यूरोक्रेसी और फ्यूडलिज्म। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या, ब्यूरोक्रेसी यानी है ने अमलदार शाही जिसको बोला जाता है, जो टॉप लेवल पे एग्जिट उनकी सारी बात माननी पड़े। और फ्यूडलिज्म का मतलब क्या, फ्यूडलिज्म का मतलब राजाशाही जैसा, एक आदमी जिसकी सारी बातें तुमको कुछ भी कर लो माननी पड़ेगी ऐसा। तो ये फ्यूडलिज्म हुआ। एंड प्रोसीजर, वेल डिफाइंड अथॉरिटी, वेल डिफाइंड सिस्टम। फिर अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन चैनल, ये सब है ने पहले से डिफाइंड है, एकदम रिजिडली यानी स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। इसको चेंज करने की तुम्हारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी यानी चेंज करने की कोई ताकत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का जो कल्चर है ना, वो चेंज और इनोवेशन को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट यानी रोकता है। यानी मैकेनिस्टिक कल्चर में तुम चेंज नहीं ले पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे कोई भी तरह से करना चाहो बिजनेस के अंदर, तो भी इतना आसान नहीं होता।
कर सकते, लेकिन इतना आसान नहीं होता चेंज करना। ना ऑर्गेनिक कल्चर, organic culture does not give much value to formal authority, rules, regulation, departmental boundaries, यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंस इन सबको नहीं देता। इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ, अंडरलाइन करो, अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, टीम वर्क एंड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। द ऑर्गेनिक कल्चर गिव्स इंपॉर्टेंस टू फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बदलाव, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब हम एक दूसरे को सोच समझ के काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, पूछ के काम करेंगे, कंसल्ट करके काम करेंगे। चेंज और इनोवेशन इसमें पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट आता है देखो, ऑथोरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर। ऑथोरिटेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इंसान जिसके पास ऑथोरिटी है ना, उसकी बात आपको माननी पड़े। यानी यहाँ पे ज्यादा बात किसकी, डिसिप्लिन को ओबे करना। तो वही, यानी एक मैनेजर है, उसके पास सारा पावर है हर तरह का डिसीजन लेने का, यानी मैनेजर अपने सिवा किसी दूसरे की बात सुनेगा नहीं, खाली उनको, बाकी सब लोगों को इसका ऑर्डर खाली फॉलो करना है, वो भी ब्लाइंडली, बिल्कुल सही हो या गलत हो उसको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ मोस्ट ऑफ द डिसीजंस पार्टिसिपेटिव में क्या किया जाता है, टेकन बाय मैनेजर थ्रू जॉइंट कंसल्टेशन, यानी सबको पूछ के किया जाता है। तो ये लोग है ना, जब भी डिसीजन ले लिया जाता है उसके बाद में तुम्हारे एम्प्लॉइज तुम्हारे डिसीजन की तरफ ज्यादा कमिटेड होते हैं। फिर उसके बाद आता है देखो, डोमिनेंट एंड सब कल्चर्स। डोमिनेंट कल्चर यानी मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज उसको फॉलो करते हैं, जिसमें कोर वैल्यूज बताई जाती है, यानी बेसिक वैल्यूज आपको बताई जाती है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कल्चर। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की अलग से पर्सनालिटी है ना, वो दिखाई जाती है। फिर उसके बाद में आता है सब कल्चर। सब कल्चर आर द कल्चर्स ऑफ डिपार्टमेंट डिवीजन, यानी एक मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, उसके मैनेजर और उसके साथ में जिस तरह से बातचीत करते हैं, खुद के साथ में अंदर अंदर जो बातचीत करते हैं, वो कैसे बातचीत करेंगे, उसका कल्चर जो खुद डेवलप होता है उसको सब कल्चर बोला जाता है। बट याद रखो, सब कल्चर और डोमिनेंट कल्चर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। सब कल्चर और डोमिनेंट कल्चर दोनों अलग अलग हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लंबा डिफरेंस उसके अंदर नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनहेल्दी कल्चर। स्ट्रॉन्ग तो समझ में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग कल्चर यानी सब बातें मानते हैं, सब एक ही तरह से कल्चर को बिलीव करते हैं, कोई कल्चर के खिलाफ नहीं जाता, तो ये डीपली कमिटेड होते हैं, यानी मतलब वो सब बातों को समझते हैं। एंड इट हैज नथिंग, इट हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज, अंडरलाइन करो इसको। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जो भी एम्प्लॉइज तुम्हारे वहां पे काम करते हैं ना, वो लेबर टर्नओवर रिड्यूस नहीं होगा इस, यानी सॉरी, लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब लोग है ना काम छोड़ के चले नहीं जाएंगे, एब्सेंटिज्म नहीं होगा, और कोहेसिवनेस, लोग मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे से ना क्लोजली रिलेटेड होंगे। फिर जो उसके बाद आता है वो है वीक कल्चर। वीक कल्चर, इन वीक कल्चर देर आर सेवरल सब कल्चर्स। इन वीक कल्चर देर इज लैक ऑफ शेयर्ड वैल्यूज। सब एक बात को नहीं मानते, सबकी अपनी अपनी मर्जी चलती है इसमें, तो एम्प्लॉय को कॉमन आइडेंटिटी फील नहीं होती इसमें। एज ए रिजल्ट देर इज लिटिल कोहेशन अमोंग द एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज एक दूसरे से क्लोज नहीं दिखते आपको। फिर उसके बाद आता है अनहेल्दी कल्चर। देखो, अनहेल्दी हेल्दी कल्चर में, इन अनहेल्दी कल्चर देर इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट। In such culture, the influential manager operates freely and creates many problems such as opposition by powerful executives, personal lobbying, etc. यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरनल एनवायरमेंट वो देखा जाता है। ऐसे कल्चर के अंदर जो मैनेजर है ना, वो क्या करेगा, ओपनली
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हर चीज को इन्हें अपोज करेगा वो, यानी वो खुद है ना अपने अपने खुद के लिए लॉबिंग करेगा। लॉबिंग करना मतलब क्या, कि मैं अपनी है ना सिफारिश करता रहूंगा हर जगह पे, और मैं ये चाहूंगा कि मेरी खाली बात आगे बढ़े, बाकी लोग कुछ भी कर, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नाउ द लास्ट वन, इफेक्ट्स ऑफ कल्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कल्चर, एक फंक्शनल और डिसफंक्शनल। तो देखो फंक्शनल कल्चर में पॉजिटिव इफेक्ट होती है, ये भी उस वक्त है ने जब ज्यादा यानी इसको समझाना पड़ता था, किस लिए, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। जब ऑनलाइन 2 साल एग्जाम हुई तब की बात कर रहा हूँ, आई थिंक इसकी एग्जाम तो एक ही साल ऑनलाइन हुई। Culture works as a control mechanism in order to regulate the behavior of employees. It indicates do's and don'ts, यानी why should be and what should not be done, यानी क्या क्यों करना चाहिए, ये सब के जवाब तुमको इससे मिल जाते हो। When the employees do not work or behave according to beliefs and values of culture, the manager and colleagues will interfere to take corrective action. यानी अगर समझो एम्प्लॉइज बराबर से काम नहीं करेंगे और कल्चर को बराबर से फॉलो नहीं करेंगे ने, तो तुरंत मैनेजर और उसके दूसरे कलीग साथ में काम करने वाले वो इसमें इंटरफियरेंस करेंगे, जिससे एक्शंस को करेक्ट किया जाए। फिर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। कल्चर से नॉर्म्स डेवलप यानी नियम डेवलप होते हैं, तो इससे इंसान है ना और ज्यादा क्रिएटिव बनेगा और नई चीजों को इनोवेट करेगा, नई चीजें लाएगा नहीं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाने में ये मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हैज कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी को फॉर्म करने में भी वो मदद करता है और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में भी वो मदद करता है। प्रोवाइड्स इनपुट टू द कंपनी इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, मोटोरोला's culture has given emphasis on high investment in R&D, quality and customer care। यानी मोटोरोला कंपनी जो है ना वो ज्यादा ध्यान किस पे देती थी पहले से ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। याद रखो, तुम जो आज मोबाइल के अंदर इंटरनेट यूज करते हो ना, वो सबसे पहले मोटोरोला ने अपने डिवाइस के अंदर यूज कराया था, सबसे पहले, जिसको जीपीआरएस बोलते हैं, ग्लोबल पैकेट डेटा रेडियो सर्विस। डेटा जब मिले ना तब क्या, जब ब्राउजर ओपन करो ना तब डेटा चालू होता था वो, इसको पैकेट में डेटा मिलता था ऐसा बोला जाता है। अब ऐसा नहीं है, अब 24/7 तुम्हारा डेटा चालू रहता है। अगर तुमने इंटरनेट ऑन रखा तो वो चालू ना चालू ही रहेगा। पहले कैसा होता, तुम व्हाट्सएप खोलो तो दर 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 मैसेज आ जाए, शुरुआत के व्हाट्सएप के अंदर। फिर उन्होंने एंड्रॉइड के अंदर अपडेट आया, फिर आईओएस के अंदर अपडेट आया कि अब डेटा हमेशा चालू रहेगा। तो वो जीपीआरएस जो था ना वो 2G और 1G में था, आज अपने 5G की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत उसने की थी। तो ये R&D के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेंशन और जो 5G के टावर्स है ना उसकी टेक्नोलॉजी नोकिया की है। इंडिया में जो यूज किया गया वो नोकिया की टेक्नोलॉजी को यूज किया। वंस स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड, एक बार अगर स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया गया तो कल्चर एनकरेजेस पीपल कि वो अपने काम को बराबर से कंप्लीट करे स्ट्रेटेजी के मुताबिक, और वो इम्प्लीमेंट करे स्ट्रेटेजी को। फिर परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। कल्चर क्या इंप्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कल्चर ये इंप्रूव करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है वो बराबर हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि इट मेक्स स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इजी, इससे तुम स्ट्रेटेजी बराबर बना पाते हो। स्ट्रॉन्ग कल्चर करे ना तो इससे हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन क्रिएट होता है, मतलब तुम प्रॉपर मोटिवेशन कर पाओगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंट्रोल मैकेनिज्म, इससे फायदा ये होता है कि कंट्रोल कंट्रोल बराबर अपने एम्प्लॉयज के ऊपर और काम के ऊपर रख पाते हैं। फिर अब दूसरी इफेक्ट आती है जिसको अपने बोलते हैं डिसफंक्शनल इफेक्ट्स। फॉलोइंग आर द वेरियस एडवर्स या तो डिसफंक्शनल इफेक्ट्स ऑफ कल्चर। एक तो पहले ग्रुप थिंक, थिंक है कि लिंक है, ओके, ग्रुप थिंक।
तो ग्रुप थिंक इज अ कंडीशन इन विच ऑल द ग्रुप मेंबर्स आर लाइकली टू थिंक इन अ सेम वे। सब लोग एक जैसी बात करते हैं। सो इट इज इजी टू गेट द कंसेंसस। इसका मतलब क्या, मैं एक जन को बोलूंगा ना कि ये बात करनी है तो समझ मान जाएंगे, पर वो सही है कि गलत कोई सोचता नहीं। तो सब है ने अपने बोलते हैं ना घेटा को घेटे की तरह जो होंगे, एक जाएगा वहां सब जाएंगे। तो ये ग्रुप थिंक हो गया। व्हेन कंसेंसस इज अचीव्ड, जब अपने कंसेंसस को पूरा करेंगे, द ग्रुप मेंबर्स पुट द लिमिट और reduce the number of alternatives for solutions and they spend less time to consider alternative। उनको इतना ज्यादा टाइम नहीं जाता ऑल्टरनेटिव को समझने में। यानी मतलब एक बार कोई भी चीज रख देते ना इसके सामने तो सब लोग सोचते समझते कुछ नहीं, एक ने जो बोला वो समझ मान जाते, तो सोचे समझे बिना डिसीजन लिए जाते। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, यानी एक आभास क्रिएट होता है किस बात का, कि ग्रुप स्ट्रांग है और वो कभी भी जजमेंट गलत नहीं करेगा, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना टू द डोमिनेंट ग्रुप देन इट इज इग्नोर्ड। यानी अगर किसी ने बोला, ग्रुप के अंदर से किसी ने बोल दिया कि ये बात सही है, और लेकिन जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक वो बात गलत साबित हो रही है, तो वो इंफॉर्मेशन को नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे, पर अपनी बात मनवाएंगे वो। ग्रुप मेंबर्स प्रेशर टू कंफर्म टू मेजोरिटी व्यूज इवन इफ समवन इट इज नॉट नोटिसेबल। यानी ये अगर ना भी हो ने तो भी कई बार है ना ये प्रेशर क्रिएट करते हैं कि मेजोरिटी जो कहे बोलेगा तो वो सबको मानना पड़ेगा, ऐसा। ग्रुप मेंबर्स डिस्करेज माइनॉरिटी व्यू पॉइंट्स, यानी जो माइनॉरिटी है ना उसकी बात यहाँ पे सुनी नहीं जाती, वो सही भी होते हैं तो भी उसकी बात सुनी नहीं जाती। एंड यहाँ पे जो भी जजमेंट लेते हैं ना उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि सारे जजमेंट बराबर लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लेनिशनेस। इसमें क्या क्लैन बना देंगे, क्लैन क्लैश ऑफ क्लैंस जानते हो, सीओसी। क्लैन यानी एक ग्रुप, अपनी फैमिली जैसा क्रिएट कर लेंगे ऐसा। समटाइम्स कल्चर मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन अ क्लैन क्रिएट्स अ फियर ऑफ आउटसाइडर, यानी जिसको अपने जेनोफोबिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रेसिडेंट ऑफ वन कंपनी सेज दैट वी कैन नॉट ब्रिंग एन आउटसाइडर एट टॉप लेवल। एक बार बोल दिया कि ग्रुप के बाहर का कोई भी अंदर घुसेगा नहीं, मतलब नहीं घुसेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग है ना अंदर अंदर से सब सिलेक्ट करना चालू करेंगे, बाहर के लोग अच्छे भी होंगे तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कई बार अगर अच्छे आइडियाज माइनॉरिटी है ना उसको भी रिजेक्ट कर देते। यहाँ पे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है। In the same way, it may happen that the useful and adaptive idea of minority member may be rejected, whereas the stupid and immoral idea of dominant culture may be accepted। यानी बेकार के आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे और जो इमोरल आइडियाज है ना, स्टूपिड आइडियाज है, उसको एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे आइडियाज को है ना, यूजफुल आइडियाज को छोड़ देंगे। कारण के अंदर अंदर ग्रुप में ग्रुप बना लेंगे। 25 लोग होंगे ना तो इसमें से 10 लोग ऐसे ना कि हम जो बोले वही होगा, बाकी 15 ने बिखरे पड़े, वो एक साथ कभी हो ही नहीं सकते, ज्यादा है फिर भी नहीं हो सकते, ऐसा है। अब बैरियर टू मर्जर एंड एक्विजिशन। इन सम केसेस द कल्चर क्रिएट्स एज अ बैरियर। बैरियर यानी रुकावट क्रिएट करता है किस में, मर्जर और एक्विजिशंस के अंदर, यानी कोई बिजनेस को खरीदने के टाइम पे। बट इन रिसेंट ईयर्स cultural compatibility, yani matching the cultural aspects of two organizations under consideration, has become the matter of primary concern. Something a company with favorable financial condition may fail in merger or acquisition due to incompatibility of its culture with other company। कई बार है ना हम देखते हैं कि दूसरी कंपनी का कल्चर हमारी कंपनी के कल्चर से अलग है, तो अगर हमको वो कंपनी को खरीदना हो ना तो हम खरीदते भी नहीं, इसलिए नहीं खरीदते ना क्योंकि सामने वाली कंपनी हमारे जैसे कल्चर वाली कंपनी नहीं है। तो यहाँ तक आज अपना ये कंप्लीट हुआ।